नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुभम हाईटेक हॉस्पिटल व शुभम इंडो जर्मन टेस्ट बेबी सेंटर की तरफ से यह पब्लिक एजुकेशन सीरीज़ हम हमारे पेशेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं। सर्वप्रथम इस माला में हमारे पास है प्रेगनेंसी कैसे रहती है और जर्नी ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये 9 महीनों का जो सफ़र आपका है वह कैसा रहता है, बच्चा कैसा बढ़ता है और आप उसे कैसे सुखद बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं जर्नी ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस शॉर्ट वीडियो में आप पहले देखेंगे कि बच्चा कैसे तैयार होता है और अंदर बच्चेदानी में आके बैठता है और 9 महीने कैसे बढ़ता है। देखा आपने कितनी सुंदर कलाकृति है भगवान की, कितना सुंदर मानव बनाया उसने और कितनी टेक्निकली डिफ़िकल्ट
सिचुएशंस में एक बच्चा तैयार होता है। तो आइए हम देखते हैं यह 9 महीने बच्चा अंदर कैसे बढ़ता है। इस 9 महीने को हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरे 3 महीने और थर्ड ट्राइमेस्टर। इन सभी ट्राइमेस्टर के साइंस और सिम्टम्स, साइंस यानी आपको क्या क्या कंप्लेंट्स होती है, और सिम्टम्स यानी आपको क्या कंप्लेंट है, और साइंस यानी हम लोग क्या आप में एग्जामिन करते हैं या देखा जाएगा। तो पहले 3 महीने में सबसे पहला सिम्टम जो होता है कि आपका पीरियड मिस होना। अगर आपका रेगुलर साइकिल है और आपके 7 दिन ऊपर जाते हैं तो आपको चेकअप कराना चाहिए। सर्वप्रथम एक यूरिन टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हैं, प्रेगा न्यूज़ नाम से जो आता है, उसमें 2 ड्रॉप अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल डाल के अगर 2 गुलाबी लाइंस आती हैं तो उसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। 10 दिन ऊपर होने के बाद में आपने हॉस्पिटल में आना है। हॉस्पिटल में आपका कंप्लीट चेकअप जैसे वेट, बीपी, यह सब होने के बाद में हम इंटरनल चेकअप भी करते हैं और एक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। इसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि बच्चा कहाँ बैठा है, बच्चा सर्वप्रथम बच्चा है या नहीं है, दूसरा बच्चा कहाँ बैठा है, एक है या 2 है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, या कभी कभी बच्चा गलती से बच्चेदानी में ना रह के बाजू में ट्यूब्स में या ओवरी की तरफ बैठ जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि बहुत एक सीरियस कंडीशन है। इस बारे में मालूम होता है। तो यह एक सोनोग्राफी ज़रूरी होती है और उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान आपको फॉलिक एसिड, जिंक, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। जिसे बहुत उल्टी, मचलाहट, घबराहट है तो उसके लिए कुछ दवाई दी जाती है। अगर ऐसा लगता है कि बच्चे में हार्मोन्स की कमी है, कॉर्पस ल्यूटियम की डेफिशिएंसी है, प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी है, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन या एचसीजी के इंजेक्शन भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लगाए जाते हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे बहुत चक्कर आना, घबराहट होना, उल्टी, मचलाहट होना, डोहाड़ लगने यानी किसी चीज़ के बहुत बहाना और कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा बास आना, जैसे कि फलके का बास आना, दाल का बास आना, यह सब नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम है। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ टू यू दैट यू आर प्रेग्नेंट व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर इट। अब यह 3 महीने के बाद में आपका चेकअप कैसे कैसे रहेगा? आपका चेकअप रहेगा हर महीने। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट या टेस्ट ट्यूब बेबी वाली प्रेगनेंसी है, तो आपका चेकअप एवरी 15 डेज़ भी हम लोग बताते हैं, वैसा आपको करवाना चाहिए। इसी के साथ में कुछ और ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, एएनसी प्रोफाइल और थायराइड के नाम पे। एएनसी प्रोफाइल में आपका कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल ब्लड और यूरिन द्वारा किया जाता है और उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई जब आप प्रेगनेंसी शुरू कर रहे हैं, आप सुदृढ़ हैं, आपके अंदर कुछ इन्फेक्शन नहीं है और यह एक सेफ प्रेगनेंसी रहेगी आपके लिए। इसी के बाद में अब हम आते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर, यह 12 हफ्ते के बाद में शुरू होता है और 24 वीक्स तक के रहता है। यह 3 महीने थोड़े ज़्यादा सुखकर या कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि जो उल्टी, मचलाहट, घबराहट जो पहले 3 महीने की है वह कम हो जाती है और उसी के साथ आप प्रेगनेंसी के लिए फिज़िकली और मेंटली तैयार हो जाते हैं। अब 3 महीने में आपका मेंटल मेकअप हो जाता है कि मुझे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है और एक अच्छी फीलिंग आपके अंदर भी आती है किकिंग के बाद। किकिंग यानी बच्चे की पहली मूवमेंट जो आपको फील होती है, उसके कारण आपको एक फीलिंग ऑफ लाइफ जो अपने अंदर होता है वह एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। और यह दौरान हम चौथे महीने से आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन यह सब चीज़ें शुरू करते हैं और उसी के साथ में अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कुछ और सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। इस दौरान आपका एक OGTT या डिप्सी, यह एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का टेस्ट भी बताया जाता है। अब जो सेकेंड सोनोग्राफी होती है आपकी, पहली तो जब आप आते हैं तब होती है और सेकेंड सोनोग्राफी जो इम्पॉर्टेंट है वो होती है 11 से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। उसे NT-NB स्कैन भी कहा जाता है या अर्ली एनोमली स्कैन। इसमें आपका जो बच्चे की गर्दन की जो चमड़ी रहती है उसका थिकनेस कितना है, नाक की हड्डी है या नहीं, डक्टस वेनोसस कैसा है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन तो नहीं है, यह सब चीज़ें देखते हैं। उसी के साथ एक ब्लड टेस्ट, डबल मार्कर भी
कराते हैं। इसमें यह मालूम पड़ता है कि आपका बच्चा जेनेटिकली तो नॉर्मल है या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी की शंका है क्या, और यह एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। इसी के साथ जैसे 5वें महीने के ख़त्म होते होते 19 to 20 वीक्स पे एक कंप्लीट एनोमली स्कैन, यानी यह सोनोग्राफी हेड टू टो बेबी का देखा जाता है उसमें, और उसमें मेजर ऑर्गन की एनोमली मालूम पड़ती है, जैसे कि हार्ट की, लिवर की, किडनीज़ की, हाथ पैर बराबर बने हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी जो हम लोग एनोमलीज़ देखते हैं वह 2 टाइप की होती है, लीदल एनोमलीज़ और नॉन लीदल एनोमलीज़। लीदल एनोमलीज़ ऐसी होती है कि भाई जिससे कि बच्चा आगे जन्म लेने के बाद बढ़ ही नहीं सकता या उसकी जान को खतरा होगा, और यह एनोमली डिटेक्ट करना ही एनोमली स्कैन का मेन हेतु माना जाता है। और उसमें अगर जैसे बच्चे का सिर बहुत बड़ा है, पानी भरा है, या बच्चे के सिर नहीं बना है, एनेनकेफेली, हाइड्रोकेफेली, ऐसे कुछ एनोमलीज़ होते हैं जो कि हमें डायग्नोस करना ज़रूरी है। इसी के साथ में आप यह समझ सकते हैं कि बच्चा जब अंदर बढ़ रहा है तो माँ की चमड़ी, उसके अंदर माँ की पूरी एब्डोमेन की लेयर, फिर यूट्रस की लेयर, और उसके अंदर पानी में खेलता हुआ बच्चा, उसकी सोनोग्राफी जब करते हैं तो जो छोटी छोटी एनोमलीज़ रहती है कि भाई एक आधे फिंगर का नहीं होना, हार्ट में बहुत बारीक सा छेद होना, या बच्चे के पैर में कोई थोड़ा सा मामूली डिफेक्ट होना, यह दिख नहीं पाते। और ये एनोमलीज़ ऐसी हैं जिसे नॉन लीदल कहा जाता है, जो कि बच्चा उसके साथ में पैदा होने के बाद आगे सुखरूप अपना जीवन जी सकता है। इसीलिए ये माइनर एनोमलीज़ अगर डिटेक्ट नहीं होती है तो उसके लिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी के साथ में आपका जो खाने पीने का है वो हम आखिरी में ले लेंगे। इसी के साथ में अब हम चलते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे चरण यानी लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर ये आपका 24 वीक्स से शुरू होकर 38-39 वीक्स तक के चलता है, और टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन हम लोग बोलते हैं 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये दौरान थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है माँ का, उसको चलने फिरने में भी तकलीफ़ होने लगती है, और उसी के साथ किक्स बढ़ जाते हैं, बच्चे की पूरी फीटल मूवमेंट्स लगने लग जाती है, किसी किसी को नीचे प्रेशर आना, कॉन्स्टिपेशन होना, बाथरूम बार बार जाना, यह सब सिम्टम्स आपके रह सकते हैं। इसी में हम लोग साइंस जो देखते हैं, आपका वज़न बराबर बढ़ा है कि नहीं, आपका बीपी देखा जाता है, आपका कंप्लीट चेकअप किया जाता है। चेकअप के दौरान हमें यह देखना पड़ता है कि बच्चे का जो जेस्टेशनल एज है वह और बच्चा जो बढ़ रहा है वो बराबर है कि नहीं। ये कोरिलेशन से हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे की ग्रोथ कम या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा होना यानी कभी कभी डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रहा है इंडिया में, तो यह शुगर की जांच से हम जांच कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है डाइट एंड इंसुलिन वगैरह के द्वारा। और बच्चा कम बढ़ रहा है, जो भी बहुत कॉमन हो रहा है, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या बच्चे के आजू बाजू का पानी का कम होना, इसके लिए भी कुछ दवाइयाँ, कुछ प्रोटीन के सलाइन, ये सब चीज़ों से हमें ठीक करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका रेगुलर चेकअप के लिए आना ज़रूरी है। अब चेकअप कैसे करना चाहिए? पहले 3 महीने में, महीने पहले 7 महीने में रादर आप हर महीने चेकअप के लिए आ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको थोड़ा जल्दी बुलाया हो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, या फिर 7वें महीने के बाद में हर 15 दिन में 9वें महीने तक के, और 9वें महीने में हर 7 दिन में आना चाहिए आपको। आप जो दवाइयाँ हम देते हैं पहले 4 महीने की तो मैंने आपको बताई थी, फॉलिक एसिड, जिंक और वॉमिटिंग के लिए वगैरह। जो उसके बाद में चौथे महीने के बाद में जो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ ऐसे दी जाती है, जो कि 9वें महीने तक के वही दवाइयाँ चलती है। 9वें महीने के बाद में फिर देखा जाता है कि आपका एक काउंसलिंग होता है डिलीवरी के लिए। जर्नी थी आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की। अब प्रेगनेंसी के दौरान कई केसेस हाई रिस्क केसेस रहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है? अगर आपके पहले अबॉर्शंस हुए हो, या बहुत लेट प्रेगनेंसी रही हो, या आपका ट्रीटमेंट के दौरान प्रेगनेंसी रही हो, टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा प्रेगनेंसी रही हो, या आपको ऑलरेडी BP शुगर की बीमारी है और उसके साथ में प्रेगनेंसी रही हो,
पहले कोई बच्चे की गर्भ में डेथ हो गई हो या तुरंत डिलीवरी होते टाइम डेथ हो गई हो, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप में डाला जाता है और उनके लिए हमको स्पेसिफिक जांच करनी पड़ती है। यह सब जो जांच है या सब एंटीनेटल क्लासेस का एक ही हेतु होता है कि भाई एक सुरक्षित माता से एक सुरक्षित बाल हम बच्चों को दे सके, और उसी के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं और आप भी हमारे तरफ आते हैं। तो इसी दौरान बीपी अगर बढ़ता है तो जनरली ये 8वें 9वें महीने में बीपी बढ़ने का शंका रहती है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहती है। उसे अगर आप शुरुआत से थोड़ा सॉल्ट का इंटेक कम करें तो हम बीपी की बीमारी को थोड़ा कम कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। दिस इज़ प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब सेकेंडली हम बात करते हैं डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कैसा होता है कि आपका शुगर का लेवल, शुगर का टॉलरेंस कम हो जाता है और देखा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को क्रेविंग भी बहुत शुगर की होती है। तो यहाँ पे ये क्रेविंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि ज़्यादा शुगर खाने से शुगर बढ़ जाता है, बच्चे का वज़न बढ़ जाता है, जो कि बच्चे के लिए भी खतरा होता है। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रह जाए तो अंदर के अंदर 7वें 8वें महीने में बच्चे की डेथ तक का खतरा रहता है। तो आपको और हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुगर क्रेविंग कम करना है, शुगर की जांच करानी है और अगर डायग्नोज होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कई सारे, यानी मैं कहना चाहूँगी हज़ारों में हमने डायबिटीज़ विथ प्रेगनेंसी को डिलीवर किया है विथ 100% सक्सेस रेट टू मदर एंड बेबी। तो यह हो गया डायबिटीज़ के बारे में। कुछ लेडीज़ को हार्ट का प्रॉब्लम होता है और उसमें प्रेगनेंसी रह जाती है, यह भी एक रिस्की केस होती है और इसमें हमें काफ़ी केयर लेनी पड़ती है। इसी के साथ में अगर आपका मल्टी फीटल प्रेगनेंसी यानी ट्विन्स है या टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा हुई प्रेगनेंसी, ये लोगों को भी हम हाई रिस्क जोन में रखते हैं और उन्हें बहुत केयर रख के एक अच्छा हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी का एम सामने रखते हुए ट्रीटमेंट देते हैं। इसी के साथ IUGR जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, वह लोगों को भी हमें, जब बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं होती है तो इसमें कुछ आराम, पानी ज़्यादा पीना, हाई प्रोटीन डाइट लेना जैसे दूध, दाल, मूंग, मोठ, मोगर, यह सब चीज़ें हमें ज़्यादा प्रमाण में देनी पड़ती है। और उससे भी नहीं होता है तो फिर कुछ प्रोटीन के सैचेट, प्रोटीन की सलाइन यह देनी पड़ती है। तो यह और प्री टर्म लेबर और एक है जिसमें कि पहले दर्द आ जाता है 6वें 7वें 8वें 9वें महीने में, 9वां लगते से या उसके भी पहले अगर दर्द आ जाता है तो इसे प्री टर्म लेबर कहा जाता है और इसे भी रोकने के लिए काफ़ी इंजेक्शन, सलाइन, दवाइयाँ होती है। लेकिन यह मैं एक आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में अपने गायनेकोलॉजिस्ट का पूरा बताई हुई चीज़ों का पालन करें, रेगुलर चेकअप करें, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस कराएं एंड स्टिक टू वन गायनेकोलॉजिस्ट। दैट इज़, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पहले सिलेक्ट करें और उस पर पूरा भरोसा करके उसके बाद चेकअप कराएं, उसी के पास चेकअप और डिलीवरी कराएं। उससे एक 9 महीने का जो बॉन्डिंग होता है वह डिलीवरी के टाइम भी आपको मदद करता है और आपका ऑब्स्टेट्रिशियन भी आपको पूरी तरह से जानता है, तो वह 100 क्या 200% आपके डिलीवरी में लगा देता है। थैंक यू सो मच।